खामोशी फैली हुई थी। ये खामोशी देखकर उसे हैरत हो रही थी, क्योंकि पहले जब भी वो घर में आता था उसे हमेशा ही मारिया के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देती थी। अरबाज जब किचन में गया तो सामने ही नौकरानी खड़ी थी। अरबाज को देखकर वो तेजी से सीधी हो गई और इंतहाई शाइस्तगी से अरबाज खान से पूछने लगी, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अरबाज खान ने उसकी बात सुनकर तेजी से नफी में सर हिलाया और उससे पूछा कि मारिया इस वक्त कहाँ पर है? जी, आज छोटी बीबी जल्दी ही सो गई थी। अच्छा, ऐसी बात है। ये सुनकर अरबाज के माथे पर बल पड़ गए। अरबाज ने मारिया को पहले दिन ही समझाया था कि जब तक वो हवेली नहीं लौटा करेगा तब तक वो सोया नहीं करेगी, लेकिन मारिया ने उसके हुक्म की दोबारा से खिलाफ वर्जी की थी। अरबाज खान का बस नहीं चल रहा था कि उस छोटी सी लड़की को उसकी गलती की ऐसी सजा दे कि वो दोबारा ये काम करने के बारे में सोचे ही ना। लेकिन जब भी वो उसे डांटता था या उसे कुछ कहने की कोशिश करता था, वो मासूम सा चेहरा बना लेती थी और आंखों में आंसू भर लेती थी। अरबाज ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल कर लेता था। अरबाज ने अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की थी। वो ये थी कि अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा था। ये करम नवाजी भी सिर्फ और सिर्फ मारिया के लिए ही थी, वरना आज भी उसके दुश्मन उसके गुस्से से पहले की तरह ही घबराते थे। नौकरानी ने जब अरबाज के माथे पर बल पड़े देखे तो वह घबरा गई। उसकी नजरों के सामने मारिया का बीमार चेहरा घूमने लगा। आज मारिया की तबीयत दिन के वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। उसने अरबाज को कॉल मिलाई थी, लेकिन अरबाज का नंबर बन जा रहा था। नौकरानी ने इस खौफ से अरबाज को कॉल नहीं मिलाई क्योंकि उसे इजाजत नहीं थी, और अगर वो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर देती तो शायद अरबाज उसे भी हवेली से बाहर निकाल फेंकता। किसी को भी अरबाज खान के मूड का पता नहीं चलता था। एक लम्हे वो बहुत खुश होता और दूसरे ही लम्हे वो इस कदर गुस्से में होता कि उससे बात करने से पहले भी इंसान 100 बार सोचता था। साहब, मैं आपके लिए खाना लगा दूं, आपको भूख लगी होगी। क्या मारिया ने खाना खाया था? नौकरानी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और अरबाज को कहा, दरअसल उनकी तबीयत सुबह से ही बहुत खराब है। सुबह से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही कुछ खा रही हैं। उन्होंने आपको कॉल मिलाई थी, लेकिन आपका नंबर बन जा रहा था। ये कहकर नौकरानी खामोश हो गई। अरबाज खान का बस नहीं चल रहा था कि वो नौकरानी को हवेली से उठाकर बाहर फेंक दे। तो घर में क्या नौकर मर गए थे? नौकर के जरिए तुम मुझे पैगाम नहीं भिजवा सकती थी कि तुम्हारी छोटी बीबी की तबीयत बहुत खराब है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सब लोगों से हिसाब लूंगा। ये कहकर तेजी से वो मारिया के कमरे की तरफ भागा, लेकिन ये देखकर उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि मारिया अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। वो ऊंची ऊंची आवाज में मारिया को पुकारने लगा। वो दोबारा से नौकरानी के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी बीबी कहाँ पर है? उसके लहजे से शोले लपक रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो अपने इस लहजे की तपिश से सब कुछ राख कर देगा। बीबी जी तो थोड़ी देर पहले तक अपने कमरे में ही मौजूद थी। मैंने उन्हें कमरे में जाकर चेक किया था। अभी पता नहीं वो कहाँ पर चली गई हैं। साहब, आप फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर चौकीदार से पूछती हूँ। मुझे यकीन है कि वो हवेली से बाहर नहीं गई होंगी। ये कहकर नौकरानी तेजी से बाहर की तरफ भागी, जबकि अरबाज भी उसे पागलों की तरह सारी हवेली में ढूंढने लगा। अपने कमरे को छोड़कर उसने सब कमरों में तलाश कर लिया था, मगर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। फिर वो खुद ही गाड़ी लेकर बाहर निकल गया और गांव में उसे तलाश करने लगा। तकरीबन 2 घंटे गुजरे थे कि उसके मोबाइल पर चौकीदार की कॉल आई। उसने जल्दी से कॉल उठा ली और बेसब्री से पूछने लगा कि क्या मारिया के बारे में कुछ पता चला है? जी साहब, बीबी घर पर ही मौजूद है। अरबाज ने एक गहरी सांस ली और तेजी से घर वापस चला गया। नौकरानी उसके पास आई और उसे कहने लगी, दरअसल बीबी आपके कमरे में सो रही थी और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरबाज ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर पहले उसके दिल की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी कोई बहुत ही कीमती चीज खो दी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत जल्द ही रो पड़ता अगर उसे मारिया का पता न चलता। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। हाथ बढ़ाकर उसने लाइट ऑन कर दी। लम्हे भर में ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। मारिया ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दरअसल उसे ये रोशनी अच्छी नहीं लग रही थी। उसका जिस्म बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। अरबाज ने जब उसे इस्तेहकाक के साथ अपने बिस्तर पर लेटे देखा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो चाह रहा था कि अभी इस लड़की को किसी भी किस्म की परेशानी में या किसी भी किस्म की जिम्मेदारी में ना डाले, लेकिन लगता था कि ये लड़की खुद ही ये सब कुछ करना चाहती है। ये लाइट बंद करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर बाद बंद कर दूंगा। वो उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मारिया के सर पर हाथ रखा तो उसका दिल घबरा गया। मारिया का सर उस वक्त बहुत बुरी तरह से तप रहा था। वो शदीद बुखार में मुब्तला थी। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और अपने खानदानी डॉक्टर को कॉल मिला दी। इसके साथ साथ उसने डॉक्टर को हिदायत की कि वो 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंचे, वरना वो उसके साथ भी बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। दूसरी तरफ जब डॉक्टर सुलेमान ने जब अरबाज खान का पैगाम सुना तो सारे कामकाज छोड़कर उसकी तरफ दौड़ा चला आया। मारिया का चेकअप करने के लिए वो अपने साथ एक नर्स लाया था। वो खुद करीब ही बैठा उसे हदायत दे रहा था। इस सब के लिए भी अरबाज खान ने ही उसे कहा था, क्योंकि अरबाज खान ये नहीं चाहता था कि कोई गैर मर्द उसकी बीवी को हाथ लगाए, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। अरबाज बहुत गौर से उस नर्स को इलाज करते हुए देख रहा था, यूं जैसे उसे शक हो कि अगर उसने एक लम्हे के लिए भी निगाह हटाई तो ये नर्स कुछ गलत कर देगी। सुलेमान मुस्कुराते हुए अरबाज की हालत देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसका दोस्त इस मकाम पर भी आकर खड़ा हो जाएगा। नर्स ने उसे ड्रिप लगाई और कुछ दवाइयां लिखकर दी। मारिया दोबारा से बेहोश हो गई थी। उसे बेहोश होता देखकर अरबाज बेचैनी से नर्स से पूछने लगा कि ये होश में क्यों नहीं आ रही। नर्स ने कहा कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये इंजेक्शन के जरिए असर है, थोड़ी ही देर के बाद इन्हें होश आ जाएगा। तब तक आप इनके पास ही मौजूद रहें और ये ध्यान रखें कि ये अपने कमरे से बाहर न निकलें और ना ही कोई काम करें, और इन्हें अच्छी खुराक दें ताकि इनके अंदर जितनी भी कमजोरी है वो खत्म हो जाए। नर्स ने सुलेमान की तरफ देखा तो सुलेमान ने उसे आंख के इशारे से बाहर निकलने का कहा। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। सुलेमान अरबाज की तरफ मुतवज्जे हो गया और उसे कहने लगा, हाँ तो अरबाज यार, कैसा लग रहा है मोहब्बत में गिरफ्तार होकर? अरबाज ने पहले तो हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं हुई, मैं तो बस इस मासूम लड़की का ख्याल रख रहा हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ही प्यार से मारिया के चेहरे को देख रहा था। सुलेमान कोई बच्चा नहीं था और ना ही वो बेवकूफ इंसान था जो उसकी मोहब्बत को न समझ सकता।
सुलेमान ने खुद भी एक लड़की से मोहब्बत की थी और फिर उसी से ही उसने पसंद की शादी की थी। वो मोहब्बत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और वो ये बात भी जानता था कि अरबाज खान के दिल में अभी अभी मोहब्बत ने दस्तक दी है। देखो अरबाज खान, मैं एक डॉक्टर होने के नाते तुमसे बात नहीं कर रहा, बल्कि अब मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी किस बात से तुम्हें लगा है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? अब सुलेमान मुस्कुराने लगा और उसे कहने लगा कि तुम्हारे हर अंदाज से साफ नजर आ रहा है कि तुम इस लड़की से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो। जब ये लड़की बेहोश थी और जब वो नर्स इसका इलाज कर रही थी तो तुम उस नर्स पर यूं नजर रख रहे थे जैसे उस नर्स से तुम्हें किसी किस्म का खतरा हो। तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वो एक काबिल एतमाद लड़की है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उसे अपने भरोसे पर यहाँ लाया था, मगर इसके बावजूद भी तुम अपनी बीवी की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे। इस तरह की फिक्र इंसान उन लोगों के लिए ही करता है जिनसे इंसान को मोहब्बत होती है, और अभी भी जब भी तुम अपनी बीवी को देखते हो तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और अभी भी तुम्हारी धड़कनें मुंतशिर हैं। चलो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान ज्यादा रुकावट नहीं बनता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपनी बीवी को संभाल लो। ये कहकर सुलेमान ने अरबाज खान को आंख मारी और खामोशी से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अरबाज खान ने एक गहरी सांस ली और एक नजर मारिया के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मासूमियत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी दूधिया रंगत इस वक्त चमक रही थी। वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। वो पहली बार मारिया को बहुत ही गौर से और इतना करीब से देख रहा था। उसे मोहब्बत तो मारिया से उसी दिन ही हो गई थी जिस दिन वो उसे इस हवेली में लाया था, लेकिन वो खुद से मुसलसल नजरें चुरा रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मारिया की उम्र अभी बहुत छोटी थी। वो सिर्फ 15 साल की थी। वो नहीं चाहता था कि इस छोटी सी उम्र में वो इस लड़की को शादी की जिम्मेदारियों में उलझाकर उस पर किसी भी किस्म का जुल्म करे, मगर अब उसका ये सब्र और उसकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। वो खामोशी से मारिया के करीब जाकर बैठ गया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। मारिया के चेहरे पर सुकून के तासुरात नमूदार हो गए। थोड़ी ही देर बाद उसने आंखें खोलकर देखा। मारिया को होश में आता देखकर अरबाज खुशी के मारे झूम उठा। फिर वो मारिया से शिकायत करते हुए कहने लगा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत इस कदर खराब है। अरबाज की बात सुनकर मारिया खौफजदा हो गई और तेजी से अपनी जगह पर उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो दोबारा से लेट गई। अरबाज ने उसे कहा कि उठने की जरूरत नहीं है, लेटी ही रहो। आप मुझे दोबारा से डांटेंगे, मुझे आपकी डांट से बहुत डर लगता है। मारिया की आंखों में आंसू आ गए और फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। अरबाज ने जल्दी से उसके आंसू साफ किए और उसे कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा। ये कहकर उसने मारिया को अपने सीने से लगा लिया। मारिया को उसके वजूद से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो उसे मदहोश कर रही थी, और इसके साथ साथ उसकी तबीयत भी मजीद खराब होने लगी। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसने आंखें झुकाकर अरबाज को कहा कि मुझसे दूर हो जाएं और अपने कमरे में चले जाएं। अरबाज पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, क्या तुम वाकई कह रही हो कि मैं अपने कमरे में चला जाऊं? मारिया ने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। अरबाज ने उससे दोबारा पूछा, क्या मैं अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट सकता हूँ? इस बार भी मारिया ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे बिस्तर पर एक गुड़िया मौजूद है, क्या मैं उस गुड़िया को अपने कंधे पर सर रखकर सुला सकता हूँ? मारिया इस बार भी जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। वो ये बात बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी थी कि वो इस वक्त अरबाज के कमरे में ही मौजूद है। थोड़ी देर तक उसे अरबाज की कोई आवाज सुनाई न दी तो उसने गर्दन उठाकर देखा। वो हैरान रह गई कि अरबाज शूज उतार रहा था, और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया और एक झटके से उसने मारिया को अपनी तरफ धकेला और फिर उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसके सर को थपकने लगा। मारिया को उसके सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अरबाज ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें घबराने की और मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम बस खामोशी से लेट जाओ, मुझे भी सोने दो। इस वक्त मुझे तुम्हारे पास बहुत सुकून मिल रहा है। मुझसे मेरा ये सुकून मत छीनो। ये कहकर अरबाज ने अपनी आंखें बंद कर ली। मारिया चंद लम्हों तक तो उसके चेहरे की तरफ ही देखती रही। इस इंसान से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। अगर वो ये कहती कि अगर ये इंसान उसकी जिंदगी से अलग हो गया तो वो मर जाएगी, तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। वो खुद नहीं जानती थी कि उसके दिल में अरबाज के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई है, जबकि हकीकत तो ये थी कि अरबाज ने उसे कुछ पैसों के इवज खरीदा था और पहले दिन मारिया को उसकी औकात याद दिला दी थी। अरबाज ने मारिया के साथ बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा था। मारिया हर वक्त ही रोती रहती थी और यहाँ से भागने की कोशिशों में भी लगी रहती थी, लेकिन अरबाज के होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अरबाज ने उस पर जितने भी तशद्दुद किए थे वो उन तमाम तशद्दुद को भुला भी नहीं सकती थी, मगर इन्हें याद रखने का भी कोई फायदा नहीं था। उनसे इसके दिल में नफरत तो जन्म नहीं ले रही थी, लेकिन मोहब्बत थी जो बढ़ती ही चली जा रही थी। मारिया ने खुद को टटोला तो उसके दिल से यही आवाज निकली कि तुम कुछ भी कर लो, तुम इस इंसान से कभी भी नफरत नहीं कर सकती, और ये इंसान तुम पर कितनी मर्जी जुल्म क्यों ना कर ले, ये इंसान हमेशा ही तुम्हारे दिल पर हुकूमत करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती। इस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं। मारिया मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त अरबाज के बहुत करीब मौजूद है और अरबाज उसकी तमाम बातें सुन सकता है। मैंने तुम्हें जितनी भी तकलीफें पहुंचाई हैं, मैं उन सब तकलीफों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन तमाम तकलीफों का मदावा करूंगा और तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दूंगा जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी से तमाम दुख खत्म कर दूंगा और सिर्फ खुशियां तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुमसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा वो मकाम दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। वो एक जज्ब के आलम में ये सारी बातें कह रहा था। उसके लहजे से सच्चाई साफ आया थी। मारिया तो पहले हैरत से उसके चेहरे को देखती रही, फिर उसे अरबाज की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम मुझे इसी तरह से ही घूरती रही तो मेरी नींद उड़ जाएगी, और अगर एक बार मेरी नींद उड़ गई तो फिर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाना। अभी मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करके लेटा हुआ हूँ। बेहतर यही है कि मुझे नींद की वादियों में चले जाने दो, वरना मैं दोबारा से होश की दुनिया में आ गया तो तुम्हारे लिए होश बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मारिया ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपना सर नरमी से उसके बाजू पर ही रख दिया।
अरबाज ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो वो छोटी सी लड़की इस वक्त उसमें समाई हुई थी। उसने उसे अपने गले से लगाया और खुद भी सो गया। सुबह जब मारिया की आंख खुली तो देखा वो अरबाज के नीचे थी। उसकी सांस बहुत बुरी तरह से बंद हो रही थी। वो अरबाज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। फिर वो चिल्लाने लगी, उठो मेरे ऊपर से उठो, वरना मेरी सांस बंद हो जाएगी। अम्मी जी, कोई मुझे इस इंसान से बचाओ। मारिया के चिल्लाने की आवाजें सुनकर अरबाज परेशान हो गया। वो जल्दी से उठ बैठा। अभी भी वो उसके छोटे से वजूद के ऊपर ही मौजूद था। मारिया ने उसे ऊंची आवाज में कहा कि मेरे ऊपर से हटो। अरबाज को जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तेजी से साइड पर हो गया और आंखें मलते हुए मारिया के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त शर्मो हया की वजह से सुर्ख हो चुका था। मारिया ने इंतहाई गुस्से से अरबाज की तरफ देखा और उसे कहा कि आप क्या सोचकर अपना सारा वजन मुझ पर डालकर बैठे हुए थे। बेगम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि नींद में मुझे किसी भी चीज का होश नहीं होता। इसकी मैंने तुमसे एडवांस में ही माजरत कर ली थी। अब मैं दोबारा से तुमसे माजरत नहीं कर सकता। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और मारिया को कहने लगा, चलो अब तुम भी जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना अगर मेरी नीयत खराब हो गई तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मारिया तेजी से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। उसकी स्पीड देखकर अरबाज हंसने लगा। अरबाज एक मजबूत आसाब का मालिक था। उसका खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। वो खुद पर यकीन रखता था कि वो कभी भी एक ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी बीवी को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। उसने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था कि जब तक उसकी बीवी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाएगा। शाम का वक्त था। वो दोनों बैठे हुए थे जब अचानक ही नौकर अरबाज के पास आया और कहने लगा, साहब जी, बड़ी बीबी आ गई हैं। नौकर की बात सुनकर अरबाज के माथे पर बल पड़ गए। बड़ी बीबी दरअसल अरबाज की फूफो थी, जिन्होंने अरबाज के वालिदैन के बाद उसकी परवरिश की थी। अरबाज बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उनकी मोहब्बत के पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ है, मगर वो कभी भी अपनी फूफो को इस मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकता था। हेलो अरबाज, यार कैसे हो? बानो, जो कि अरबाज की ही कजन थी, तेजी से अरबाज के पास आई, लेकिन सामने खड़ी मारिया को देखकर अपनी जगह पर रुक गई और हैरत से अरबाज के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछने लगी, अरबाज, ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ इस वक्त क्या कर रही है? अरे ये तो इस घर की नौकरानी है। अरबाज की बात सुनकर मारिया को लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो बेयकीनी से अरबाज के चेहरे की तरफ देखने लगी। अभी कल ही तो अरबाज ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था और उसे ये तसल्ली दी थी कि वो दोबारा कभी भी मारिया को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और न ही कभी मारिया से ऐसी बात करेगा जिससे उसका दिल दुखे। ओह, अगर ये नौकरानी है तो ये तुम्हारे साथ क्यों बैठी हुई है? तुम इसे उसकी औकात में क्यों नहीं रखते? अरे यार, क्या हो गया है? ये मासूम 15 साल की एक बच्ची है। अब तुम्हें इसके साथ तो इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए। अरबाज को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अपने अल्फाज पर जरा भी पछतावा हो रहा हो। अरबाज ने नौकरानी को आवाज दी और उसे कहा कि मारिया को क्वार्टर में लेकर चली जाओ और तुम उसकी पढ़ाई की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं इसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल करवा दूंगा और 2 दिन के अंदर अंदर ही इसे शहर भेज दूंगा। नौकरानी ने अरबाज की बात सुनकर तेजी से हाँ में सर हिलाया और मारिया का बाजू पकड़ लिया। मारिया ने उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की तो नौकरानी ने उसके कानों में सरगोशी की। बीबी जी, फिलहाल ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। अब कुछ भी कहकर साहब का खेल बर्बाद न कीजिएगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप मेरे साथ चले, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। नौकरानी उसे तसल्ली देकर अपने साथ अपने क्वार्टर में ले गई। मारिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो क्वार्टर में जाकर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर नौकरानी के दिल को कुछ हुआ। उसने मारिया के कंधे पर हाथ रखा। मारिया ने उसका हाथ झटक दिया और इंतहाई नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो मुझे कहती थी कि साहब मुझे पसंद करने लगे हैं। तूने ही मुझे कहा था कि साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई है। अगर ऐसा होता तो साहब कभी भी मेरे साथ इस तरह का सलूक न करते। तुम भी झूठी हो, तुम्हारे साहब भी झूठे हैं। मैं दोबारा तुम लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करूंगी। तुम लोगों ने दोबारा से मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं तुम दोनों को बदुआ दूंगी कि तुम लोगों को कभी भी सच्ची मोहब्बत न मिले। मारिया की बात सुनकर नौकरानी उसके कदमों में बैठ गई। उसे अपने कदमों में बैठता देखकर मारिया तेजी से पीछे हटी और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी ने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे कहा, खुदा के लिए मुझे इस तरह की बदुआ मत दीजिएगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने महबूब को हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। मैं दोबारा से उसे खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत को खो देने की तकलीफ कितनी ज्यादा होती है। मैंने और साहब ने आपसे किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोला और न ही हम दोनों ने आपको धोखा दिया है। मैं फिलहाल आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बहुत जल्द ही साहब आपको सारी हकीकत के बारे में बता देंगे। मैं आपसे फिलहाल सिर्फ यही इल्तजा करूंगी कि मेरे लिए किसी भी किस्म की बदुआ न कीजिएगा। मुझे बदुआओं से बहुत डर लगता है और मैं ये भी जानती हूँ कि बदुआए हुए लोग कभी भी कामयाब नहीं होते और न ही कभी खुश रह सकते हैं। नौकरानी ये कहकर वहां से उठकर चली गई, लेकिन जाते वक्त उसने क्वार्टर को ताला लगाना नहीं भूला। मारिया वहीं जमीन पर ही लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरबाज खान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? कल ही तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के एहसास से आशना करवाया और आज जब मैं तुम पर यकीन करने के लिए तैयार हो गई तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। इतनी जल्दी तुम कैसे किसी का दिल तोड़ सकते हो? कम से कम तुम मुझे थोड़े अरसे के लिए अपने करीब तो रखते। मारिया उसके सामने जानबूझकर मासूम बनती थी, लेकिन वो हद से ज्यादा समझदार थी। वो छोटी सी उम्र में ही बड़ी हो गई थी। चूंकि उसकी माँ का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ उसने खुद ही देखा था। बाप तो उसका उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। इसी वजह से अपने सारे मसाइल मारिया खुद ही हल करती थी। वो जानबूझकर अरबाज खान के सामने मासूम बनी हुई थी ताकि अरबाज खान उसके साथ कुछ भी गलत न कर सके। वो रोते रोते वहीं पर सो गई। अरबाज खान की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठी। उसने देखा कि अरबाज खान उसके करीब ही बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे को देख रहा था। अरबाज खान ने उसके बालों की लट को पीछे करना चाहा तो उसने गुस्से से अरबाज का बाजू झटक दिया और इंतहाई नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की। मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान से बात करना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। अरबाज खान को इस तरह के लहजे की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो इस तरह का लहजा तो अपनी फूफो का भी बर्दाश्त नहीं करता था जिस लहजे में उसकी बीवी उससे बात कर रही थी। सबसे पहले मुझसे तुम अपने लहजे की माफी मांगो। अरबाज ने उसके अंदाज में ही उसे कहा। नहीं मांगूंगी माफी। क्यों मांगू तुमसे माफी? तुम इसी लहजे के ही हकदार हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है।
तुमने पहले से ही एक लड़की रखी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी तुम मेरी तरफ आए और मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। क्या तुम मुझे अपनी रखेल समझ रहे हो या फिर? इससे पहले कि मारिया कुछ कहती, अरबाज का हाथ उठा और मारिया के चेहरे पर निशान छोड़ गया। मारिया ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। अरबाज ने मारिया को बाजू से पकड़ा और उसे जोर से झटका देते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने कभी भी अपने लिए इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम सोच भी नहीं सकती कि यह कितना घटिया लफ्ज है। मारिया को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अरबाज ने उस पर हाथ उठाया है। वो बेयकीनी से उसके चेहरे को देखती चली जा रही थी। अरबाज खान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दोबारा से नरम हुआ। देखो मारिया मेरी जान, मेरी पूरी बात सुनो। इससे पहले कि वो मारिया को दोबारा से हाथ लगाता, मारिया तेजी से पीछे की तरफ हटी और चीखते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। ये कहकर वो तेजी से किचन की तरफ भागी, लेकिन अरबाज ने पहले ही उसका बाजू पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि तुम जज्बात से काम ले रही हो। तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनोगी तो तुम्हें हकीकत के बारे में पता चलेगा, वरना इस तरह से तुम खुद भी तकलीफ में रहोगी और मुझे भी तकलीफ होती रहेगी। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी और ना ही अब मैं तुम पर कभी भी यकीन करूंगी। तुमने उस पराई औरत के सामने मुझे अपनी नौकरानी कहा है और मेरे लिए इस जिल्लत से बढ़कर दूसरी कोई जिल्लत नहीं है। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ अरबाज खान, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अरबाज खान काफी देर से उसके इस रवैये को बर्दाश्त कर रहा था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरबाज ने उसकी आंखों में देखा और उसे कहा कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये मेरी हवेली है और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम भी मेरी ही हो। मैंने तुम्हारे बाप को पैसे देकर खरीदा है, जब तक वो पैसे अदा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरबाज ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। दूसरी तरफ मारिया के दिल में बदगुमानी मजीद बढ़ गई। उसके चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अरबाज को कहने लगी, हाय मैं कितनी नादान थी। मैं समझ रही थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम तो वो रकम कैश कर रहे हो जो तुमने मेरे माँ बाप को दे रखी है। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी, लेकिन एक बात हमेशा से याद रखना कि मुझे तकलीफ देकर तुम खुद भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम हमेशा ही सच्ची मोहब्बत को तरसते रहोगे और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरबाज खान ने उसे बाजू से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब तो ये बात अपने मुंह से अदा कर दी है, लेकिन अगर दोबारा कभी तुमने ये बात अपने मुंह से अदा की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे भी कोई भी नहीं है जिसने एक औरत को अपनी हविस पूरी करने के लिए अपने साथ रखा हुआ है। ये सुनकर अरबाज इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मारिया के चेहरे की तरफ देखा और उसे कहने लगा, मारिया बीबी, अभी आप हविस के मतलब से वाकिफ ही नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हविस किस चिड़िया का नाम है। उसने मारिया का बाजू पकड़ा और उसे कमरे की तरफ धकेलने लगा। मारिया को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके बाजू को नहीं छोड़ रहा था। अरबाज ने उसे कहा कि अब डर क्यों रही हो, जब शेर की कुछार में हाथ डाला है तो शेर से सामना करने की भी अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लो। अरबाज उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो उसके करीब नहीं जा सका क्योंकि वो मारिया से मोहब्बत करता था और वो मारिया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। सबसे अहम बात तो ये थी कि उसने खुद से वादा किया था कि वो मारिया को उसकी इजाजत के बगैर हाथ नहीं लगाएगा। अभी अगर वो मारिया के साथ जबरदस्ती कर लेता तो वो कभी भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता। वो अच्छी तरह से जानता था कि मारिया का कोई भी कसूर नहीं है। मारिया की जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी उस तरह का ही बर्ताव करती, मगर उसने जो कुछ भी किया था अपनी कजन को यकीन दिलाने के लिए किया था कि उसकी जिंदगी में अपनी कजन के अलावा दूसरी कोई लड़की नहीं है। फिलहाल अरबाज की जायदाद के कुछ कागजात अपनी पुप्पो के पास ही पड़े हुए थे। वैसे तो उसे इन जमीनों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपने एक नौकर से उसे पता चला था कि वो जमीनें किसी जमाने में उसके बाप की पसंदीदा थीं। इसीलिए ही वो जमीनें अपनी पुप्पो से निकलवाना चाहता था, मगर उसकी पुप्पो कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी की शादी अरबाज से कर दें, लेकिन अरबाज उनकी बेटी के करतूतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। शहर का कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उसकी कजन को नहीं जानता था। उसकी कजन हद से ज्यादा फ्लर्टी थी और हर लड़के के साथ घूमना, बातें करना, अय्याशी करना, यही सारी उसकी सरगर्मियां थीं। अरबाज किसी भी ऐसी लड़की को अपनी हवेली की मलका नहीं बना सकता था। वो ये बात भी जानता था कि अगर उसने अपनी पुप्पो को इनकार किया तो उसकी पुप्पो जरूर कोई ना कोई चाल चलेंगी। वो फिलहाल अपनी पुप्पो को बेवकूफ बना रहा था। जितना अरसा पुप्पो उसके पास मौजूद रही, उतना अरसा उसने मारिया को हवेली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। जिस दिन वो वहां से चली गई उस दिन उसने नौकरानी को भेजा कि वो मारिया को दोबारा से हवेली में ले आए। जब नौकरानी मारिया को लेने के लिए आई तो मारिया ने साफ इनकार कर दिया। आज वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी जब वो पहली बार इस हवेली में आई थी। वो दिन उसे अच्छी तरह से याद था जिस दिन वो नदी किनारे बैठी हुई थी कि अचानक ही अरबाज वहां पर चला आया। अरबाज ने उसे एक नजर देखा तो देखता ही रह गया। वो भी इतने खूबसूरत इंसान को अपने गांव में देखकर हैरान हो गई थी। मारिया कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। जिंदगी में पहली बार ही वो उस नदी की तरफ आई थी। उसकी बकरी का बच्चा गुम हो गया था और वो उसी को ही तलाश कर रही थी। बकरी का बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उसे ये नदी मिल गई। अरबाज को वो अपने दिल के बहुत करीब लगी। जब उसने उसके बाप से बात की तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप तो बहुत लालची है। अरबाज को उसने कहा कि तुम मुझे एक मोटी रकम दे दो और मेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लो। अरबाज अगर चाहता तो वो मारिया से निकाह न करता और उसे वैसे ही अपने पास रख लेता, लेकिन मारिया के चेहरे पर फैली मासूमियत और मारिया की आंखों में मौजूद रंगीनियों को देखकर उसे ये ज्यादती लगी कि वो मारिया को बगैर निकाह के अपने साथ रखे। यूं उसने मारिया से निकाह कर लिया, लेकिन उसने मारिया को ये बात साफ अल्फाज में बता दी थी कि वो उससे किसी भी अच्छे की उम्मीद न रखे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस हवेली की नौकरानी है और उसकी हैसियत नौकरानी से ज्यादा की नहीं है। उसने पहले दिन मारिया के पास जाना चाहा, लेकिन रुक गया क्योंकि मारिया अभी सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। उसने पहले ही दिन फैसला किया था कि जब वो 18 साल की होगी तब वो मारिया के करीब जाएगा। मारिया की मौजूदगी से उसे बहुत ही सुकून मिलता था। उसने कुछ रूल्स बनाए हुए थे जिन पर अमल करना मारिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब मारिया उन पर अमल नहीं करती थी तो फिर अरबाज उसे सजाएं सुनाता था, लेकिन वो सजाएं भी बहुत मासूम और छोटी छोटी होती थी। मारिया का खौफजदा चेहरा देखकर वो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोकता था। वो हैरान होता था कि मारिया कैसे इन छोटी छोटी चीजों की वजह से खौफजदा हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसके दिल में मारिया की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। अब वो लड़की उसे बहुत ही प्यारी लगती थी। जब वो घर वापस आता था तो उस लड़की के चिल्लाने की आवाजें उसे सुनाई देती थी। वो हमेशा ही किसी न किसी नौकरानी से बहस में मसरूफ होती थी।
آہستہ آہستہ اس نے ماریا سے تمام کام بھی چھڑوا دیے اور پھر اسے اس گھر میں چھوٹی بیوی کی حیثیت بھی ملنے لگی۔ راشدہ جو کہ ارباز کی سب سے خاص نوکرانی تھی، ارباز نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ ماریا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ راشدہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک دن اس کے صاحب کو اپنی اس معصوم سی بیوی سے دھواں دار محبت ضرور ہو جائے گی اور وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ارباز نے کافی دیر تک انتظار کیا لیکن ماریا اس کی حویلی میں واپس نہ آئی۔ ارباز خود ہی اٹھا اور کوارٹر میں چلا گیا۔ سامنے وہ پرانی ہیروئنوں کی طرح زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ارباز تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے اٹھو اور حویلی میں چلو۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آج سے میرا گھر یہیں پر ہے اور میں یہیں پر ہی رہوں گی۔ اس کی بات سن کر ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس اس کے لیے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر تم میری ان وجوہات کو سن لو تو تمہاری یہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ارباز نے اسے پھپھو کی اور اپنے باپ کی زمینوں کی ساری کہانی سنا دی۔ وہ سن کر اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھی اور ارباز کو کہنے لگی کہ میری ایک شرط ہے، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک تم پورے گاؤں میں یہ اعلان نہ کر دو کہ تم نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ ارے یہ تو تم نے مجھے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا ہے، تم اس کی فکر مت کرو، کل ہی ہمارا ولیمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر جب ولیمے کے بعد تم مجھے لینے کے لیے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، ابھی یہاں سے چلو۔ یہ کہہ کر اس نے ارباز کو وہاں سے نکال دیا۔ رات کو ماریا کو باہر سے مختلف لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ کھانا بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اگلے ہی دن نوکرانی ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر اس کے پاس آئی اور اسے پہننے کے لیے دیا۔ ارباز نے اپنا کہا پورا کیا اور ان دونوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ گاؤں بھر کے لوگ حیران ہو رہے تھے۔ ارباز کی پھپھو کو پتا چلا تو اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن ارباز نے ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لیا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماریا وہاں خوبصورتی سے سجی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں 18 سال کی ہونے کی مہلت دے دوں، لیکن تم تو مجھے اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی ہو جو اب شادی کی ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماریا مسکرا دی اور پھر دونوں کے اس ملن پر چاروں طرف ہی محبت کی